दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आक्रोश का आक्रोश। ये आक्रोश की कॉमिक्स हैं। एक्शन और साइंटिफिक फैंटेसी होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। आक्रोश का आक्रोश। ये वो तिलिस्म अस्त्र है आक्रोश, जिसके दिमाग से तारकन पर प्रलय मच जाएगी। तारकन का बच्चा बच्चा तड़प तड़प कर मरेगा। हा हा हा। नहीं, क्या मैं इस धमाके को रोक पाऊंगा? क्या मैं तारकन को इस भयानक प्रलय से बचा पाऊंगा? मारकंड ग्रह। मारकंड की धरती पर आज तक 6 मानवों के कदम पड़े हैं। और ये 6 दिव्य पुरुष हैं पंचक गुरु। गुरु कोली, गुरु गिलो, गुरु थालो, गुरु चोम, गुरु कोंट और आक्रोश। पंचक गुरु के मिश्रित शक्तियों को प्राप्त कर जन्म हुआ था योद्धा अमोघ का। प्लेटो ग्रह के सम्राट कपो का सर्वशक्तिमान पुत्र अमोघ, जो परिस्थिति वश पृथ्वी पर पहुंचकर बन गया था आक्रोश। और आज एक बार फिर अमोघ उर्फ आक्रोश के कदम मारकंड ग्रह पर पड़े थे। पंचक ऋषियों ने अविलंब मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ ही पलों बाद आक्रोश पंचक ऋषियों के निवास पंचवटी में था। प्रणाम पंचक गुरु। आओ पुत्र आक्रोश, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षमा करें पंचक गुरु, कृपया कर आप मुझे अमोघ का ही संबोधन दे। गुरु कौंट गंभीर थे। नहीं पुत्र, अमोघ तुम पृथ्वी पर पहुंचने से पहले थे। गुरु कोली ने भी क्रोधित स्वर में कहा। गुरु कौन ठीक करे आक्रोश, पृथ्वी पर जाकर जब तुम यमोक को भूल गए तो हमसे इस संबोधन की इच्छा क्यों? आप सबको अपने बच्चे पर क्रोधित होने का पूरा हक है पंचक गुरु, लेकिन मैं अभी तक अपनी गलती नहीं समझ पा रहा हूँ। आक्रोश की समस्या का समाधान गुरु चोम ने किया। तुम्हारी गलती हम बताते हैं पुत्र आक्रोश। याद करो उस समय को, जब प्लेटो की धरती और उसके अस्तित्व की रक्षा का वचन दिया था तुमने। प्लेटो की तबाही के पश्चात प्लेटो के नागरिक के रूप में एकमात्र जीवित प्राणी तुम रह गए हो, और ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम प्लेटो को पुनः आबाद करो। विस्मय से फैल गए आक्रोश के नेत्र। ये आप क्या कह रहे हैं पंचगुरु? प्लेटो की धरती के अवशेषों का भी अब तक कहीं पता नहीं, फिर कैसे संभव है यह? संभव है पुत्र। देवता की कृपा से तुम्हारे रूप में प्लेटो के राजघराने का वारिस अभी जीवित है। प्लेटो को बचाने के लिए धरती का चयन कहीं भी किया जा सकता है, किंतु पंचगुरु, प्लेटो को पुनः आबाद करने के लिए प्रजा चाहिए, और जब वही नहीं रही तो फिर प्लेटो के पुनरुत्थान की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? की जा सकती है पुत्र। आवश्यकता है तो केवल प्रयास करने की। संसार में जीवन से पूर्व भी तो किसी ने जीवन की कल्पना की होगी। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ पंचगुरु। पुत्र, हमने तुम्हें इसी उद्देश्य से यहाँ बुलाया है। प्लेटो को बचाने के लिए तुम्हें अति शीघ्र विवाह करना होगा। विवाह? हाँ विवाह। विवाह के पश्चात 100 पुत्रों का योग है तुम्हारी जन्म कुंडली में। तुम्हारे पुत्र ही आगे चलकर प्लेटो की वंश बेल आगे बढ़ाएंगे। दृष्टा क्षमा करे गुरु, किंतु तब पृथ्वी पर इसी जामवत को दिए मेरे वचन का क्या होगा? तुम उस वचन को मार्कंड ग्रह पर रहकर भी पूरा कर सकोगे। मैं तुम्हें एक ऐसी मानसिक शक्ति दूंगा जिससे दुख की पुकार तुम तक शीघ्र पहुंच सकेगी, और तुम तुरंत उनकी मदद को वहां पहुंच सकोगे। हाँ आक्रोश, अब तुम्हें प्लेटो की बुनियाद मार्कंड पर ही रखनी होगी। आक्रोश के लिए अब इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अगर आप सबकी यही इच्छा है तो मैं विवाह करूंगा, किंतु पंचगुरु, किंतु के पीछे छिपी तुम्हारी यह दुविधा भी हम दूर किए देते हैं पुत्र। तारकण ग्रह की राजकुमारी सुरभि के सममवर में तुम्हें भी हिस्सा लेना होगा। संपूर्ण तारकंड पर संवर की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। इधर राजमहल में, पुत्र तारकेश, तुमने सूची के मुताबिक सभी ग्रहों के राजा महाराजाओं व राजकुमारों को संवर के निमंत्रण तो भेज दिए हैं न? यह थे सम्राट तारकोस। ग्रह को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। जी हाँ पिताश्री। और हाँ, कुछ वीर महाबली और पराक्रमी संवर के बारे में सुनकर निमंत्रण के बिना भी पहुंच सकते हैं। उनके आदर सत्कार में भी कोई कमी न रहने पाई। संवर में भाग लेने वाले किसी भी शख्स को चुन सकते हैं मेरी बहन सुरभि। अतः मेरे लिए सभी मेहमान समान आदर सत्कार के हकदार होंगे। क्यों सुरभि? नारी सुलभ लज्जा से सुर को उठा सुरभि का गुलाबी चेहरा। इसी पल गूंज उठा कक्ष में यह जहरीला स्वर। तारकंड में अब कोई संवर नहीं होगा राजकुमार तारकेश।
आगंतुक के चेहर बुझे शब्द सुनकर आग बबूला उठा राजकुमार तारकेश का चेहरा। गुस्ताख, अपना परिचय दे, अन्यथा एक ही झटके में तेरा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। आगंतुक बोला, शक्ति ग्रह के सम्राट कुरा का अंगरक्षक, उनका मित्र, उनका हितैषी और उनका दाएं हाथ महाबली सोलोमन हूं मैं। राजकुमारी सुरभि के संवर के विषय में सुनकर और तिलिस्मी दर्पण में उसे देखकर सम्राट कुरा राजकुमार के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो चुके हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं सम्राट तारकोस, यह संवर रुका दीजिए, क्योंकि अब राजकुमारी सुरभि केवल सम्राट कुरा के गले में ही वरमाला डालेगी, और अगर मेरी चेतावनी के बाद भी यह संवर हुआ तो तारकन पर खून की नदियां बह जाएंगी, लाशों के अंबार लग जाएंगे। खून सवार हो गया राजकुमार तारकेश पर। सोलोमन गुस्ताख, इधर खींच ली थी सोलोमन ने भी अपनी तलवार। बिजलियां सी गिराती दोनों की तलवारें आपस में टकरा गई। मेरी बहन और मेरी प्रजा के बारे में अपशब्द बोलकर तूने अपनी मृत्यु का निमंत्रण दे दिया सोलोमन। खनाक, रक्ति में उठा था सोलोमन का चेहरा। कड़ाक, सोलोमन पर वार करके तूने अपनी मृत्यु बुला ली राजकुमार तारकेश। इसी पल सम्राट तारकोस के आदेश पर कक्ष में प्रवेश किया सैनिक दस्ते ने। सैनिकों, हिरासत में ले लो इस शैतान को। चीख उठा तारकेश, नहीं, जो जहां वही रुक जाए। यह युद्ध अब हम दोनों में से एक की मृत्यु के साथ ही रुकेगा। और फिर कक्ष गूंज उठा तलवारों की भयानक टकराटों से। खन खना खन। वह खूनी जंग देखने के लिए आसपास इकट्ठा हो गए बहुत से लोग। खच हा। भाई के कंधे से बहता रक्त देखकर तड़प उठी राजकुमारी सुरभि। पिताश्री, रोक लीजिए इस युद्ध को रोक लीजिए पिताश्री। क्या कह रही हो पुत्री? इस युद्ध को रोककर पुत्र को कायर व कमजोर साबित कर दूं? नहीं पुत्री, राजकुमार तारकेश ने जो कहा है वही होगा। युद्ध दोनों में से किसी एक की मृत्यु के साथ ही रुकेगा। कठोर हो गया था सम्राट तारकोस का चेहरा। इसी पल सोलोमन के शक्तिशाली वार से राजकुमार तारकेश की तलवार दो टुकड़ों में बदलकर उछल गई। टनाक कड़ाक उफ। राक्षसों के समान हंसते हुए एक और शक्तिशाली वार किया सोलोमन ने। मुझे सम्राट कुरा ने महाबली का खिताब ऐसे नहीं दे रखा बच्चे। राजकुमार तारकेश की इस वीरता पर सोलोमन भी रोमांच से भर उठा। वाह बच्चे, तेरी इस बहादुरी पर तो सोलोमन भी कायल हो गया, पर अफसोस, यह बहादुरी तेरे प्राण न बचा पाएगी। खचाक। थर्रा उठा था सतित प्रत्येक व्यक्ति और सिर से पांव तक कांप गई राजकुमारी सुरभि। पिताश्री, कुछ मत कहना पुत्री, कुछ मत कहना, हम विवश हैं। चरम सीमा पर था वह युद्ध। दौड़। ओह, तेरे मेरे युद्ध का निर्णायक क्षण आ गया राजकुमार तारकेश। अगले पल दहले हुए हृदय से फूट निकली चीखों ने थरा दिया वातावरण। खचाक। तारकेश की छाती से फूट पड़ा था खून का फुवारा। बह चला राजकुमारी सुरभि की आंखों से आंसुओं का सैलाब। भैया, हा। खून के आंसू रोते सम्राट तारकोस ने भी गर्ज उठे। पकड़ लो इस शैतान को, जिंदा या मुर्दा। हंसा भयानक हंसी सोलोमन। हा। न मैं जिंदा हटाऊंगा और न मुर्दा, मुझे बचाएगा जगुआर। बादल के समान फटकर वह नाम पुकारा सोलोमन ने। प्रलयंकारी गर्जना हुई और आंधी सा चलाता प्रकट हुआ तिलिस्मी यान जगुआर। अगले पल उछल जगुआर पर सवार हो गए सोलोमन। चल जगुआर। तीर बरसाओ इस पर, समाप्त कर दो इन दरिंदों को। भैया, भैया उठो, अब अपनी बहन की डोली विदा करनी है आपको। इस प्रकार चुप पड़ा नहीं रहने दूंगी मैं आपको। राजकुमार जी उठिए, संभालिए अपने आप को। जार जार रो रही थी राजकुमारी सुरभि। चेहरा था सिर्फ मातम ही मातम। अगले दिन यह आदेश देते हुए शहर में जबरदस्त पीड़ा भरी थी तारकोस के। महामंत्री शकुरा, जिन राज्यों के राजा महाराजाओं, राजकुमारों और महाबलियों को निमंत्रण भेजे गए थे, उन्हें सूचित कर दो कि कल संवर नहीं होगा। जो आज्ञा महाराज। इसी पल घायल सिंह की भांति गरजती राजकुमारी सुरभि ने कक्ष में प्रवेश किया। ठहरिए महामंत्री जी, संवर होगा और कल ही होगा, और मेरी संवर की शर्त को पूरा करने वाला ही मुझे पा सकेगा। अगले दिन संवर में शामिल हुए बड़े बड़े राज्यों के पराक्रमी योद्धा व बुद्धिमान समझे जाने वाले राजा महाराजा, वीर व महाबली। दुख की इस घड़ी में भी सम्राट तारकोस ने संवर की कैसे सूझी। सुना राजकुमारी की जिद है। यह भी सुना कि राजकुमारी सुरभि
अपने संवर की कोई शर्त रखने वाली है। संवर में भाग लेने के लिए अपने गीलो यान पर सवार हुआ वहां पहुंचा था आक्रोश भी। मेरा नाम आक्रोश है, प्लेटो ग्रह के स्वर्गीय सम्राट कपो का पुत्र हूं मैं। आपका यहाँ स्वागत है राजकुमार आक्रोश। सबके चेहरों पर मातम क्यों छाया हुआ है। अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हो गए सम्राट तारकोस और राजकुमारी सुरभि। रूंधे गले के साथ कह उठे सम्राट तारकोस, संवर में आए सभी मेहमानों का स्वागत है। पुत्री सुरभि, आदरणीय मेहमानों को संवर की शर्त बताओ। इसी पल अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ आक्रोश, गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज, किंतु मैं संवर से अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ। हम आपके इस निर्णय का कारण अवश्य जानना चाहेंगे आक्रोश, और कारण मैं बताना भी चाहता हूँ महाराज। तारखंड की धरती पर कदम रखने से लेकर यहाँ पहुंचने तक मैंने एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा जो इस संवर से प्रसन्न हो। जब सम आपके मन में प्रसन्नता नहीं, तो इस संवर का मेरे लिए भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप गलत समझ रहे महाबली आक्रोश, इस मातम की वजह मैं आपको बताता हूँ। और तब शोकमरण महामंत्री शकुरा ने आक्रोश को बताया राजकुमार तारकेश के विषय में। और तब शोकमगन महामंत्री शकुरा ने आक्रोश को बताया राजकुमार तारकोश के विषय में, जिसे सुनते आक्रोश की नसों में जैसे तूफान दौड़ गया। अग्नि की सी तपिश थी उन शब्दों में। आक्रोश अपने शब्द वापस लेता महाराज, लेकिन अभी मैं तब तक संवर में शामिल नहीं हो सकता जब तक उस शैतान सोलोमन को उसके किए का दंड न दे दूं। और यही मेरे संवर की शर्त भी आक्रोश, सोलोमन का सिर लाने वाले को ही पहनाऊंगी मैं वरमाला। इसी पल जगुआर का भयानक क्रंदन गूंज उठा। गुर्र क्वाक, जगुआर, ये तो जगुआर का स्वर है। जगुआर। पल भर में वहां हलचल मच गई। बिफर उठी सुरभि, यही है सोलोमन आक्रोश, यही है हत्यारा सोलोमन। इसकी मृत्यु इसे यहाँ खींच लाई राजकुमारी सुरभि। सभी शख्सियतें अपने अपने शस्त्र निकालकर तैयार हो गई थी हत्यारे सोलोमन का सिर धड़ से उतार लेने के लिए। हत्यारा आज जीवित बचकर नहीं जा पाएगा। सोलोमन, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, और जब किसी ऐसे शैतान की मौत आती है जिसके मरने से राजकुमारी सुरभि मिलनी हो, तो वो भागता मेरी तलवार की तरफ। भयानक ठास लगा उठा था सोलोमन। हा हा हा, सम्राट तारकोस, मेरे सम्राट क्रूरा की चेतावनी तू भूल गया, और आखिर संवर करने की भूल कर ही बैठा ने। देख, मैं आ गया हूं अब तेरी पुत्री को यहाँ से उठा ले जाने के लिए। हा हा हा। और यह क्या इस बार किला नहीं आया था शैतान सोलोमन। उड़न यानों पर सवार मेरे जांबाज सैनिकों, खत्म कर दो संवर में आए सभी मेहमानों को, और मैं लेने जाता हूँ राजकुमारी सुरभि को। सोलोमन के शैतान सैनिकों ने वहां मौत का आतंक मचा दिया। धूम धूम। ओह उफ। इसी पल हवा में सनसनाई बीच से उड़न तस्तरियां और सन सन खच खच। उफ। गीलो यान पर सवार दुश्मनों के बीच मौत की आंधी उड़ाता हुआ, यहाँ आक्रोश तुम्हें मौत का बारूद नहीं उड़ाने देगा। सोए सोए। सोलोमन के सामने आ गया वो तूफान आक्रोश। सोलोमन, तेरा अंत भेद निकट दरिंदे। आक्रोश से सामना अब तेरा। तूने मेरे सैनिकों को जरूर मार डाला है, लेकिन मेरी मृत्यु का सपन देखने की गलती मत कर आक्रोश, क्योंकि तू मेरा और जगुआर का सामना नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। भ्रम। गिलोयान पर तेरे ये तिलिस्मी गोले कोई असर नहीं करेंगे सोलोमन, क्योंकि ये यान पंचग ऋषि गुरु गिलो की देन है मुझे। लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरा सामना गिलोयान में रहकर नहीं करूंगा। तुझसे मेरा युद्ध आमने सामने होगा त्यारे। इसे युद्ध मत कह आक्रोश, क्योंकि युद्ध तो बराबर वालों से किया जाता है। तेरी धज्जिया तो मैं कुछ ही बारों में उड़ा दूंगा। टनॉक। सोलोमन के आक्रमण से चिंतित सम्राट तारकोस ने महामंत्री शकुरा को इधर आदेश दिया। महामंत्री शकुरा, राजकुमारी सुरभि को उसके नाना अंधर राष्ट्र के पास भेजने की तुरंत व्यवस्था करो। मैं किसी भी सूरत में राजकुमारी सुरभि की शैतान सोलोमन से सुरक्षा चाहता हूँ। उछल पड़ा यह सुनकर महामंत्री शकुरा, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि नाना अंध राष्ट्र। मैं जानता हूँ महामंत्री, किंतु इस समय वही करो जो हम कह रहे हैं। उसे यहाँ से जल्दी वहां भेजो, क्योंकि अगर उस नाम का वह बहादुर योद्धा सोलोमन को रोकने में असफल हो गया तो बस इससे अधिक कुछ न सोच सके सम्राट तारकोस। शीघ्र ही राजकुमारी सुरभि के लिए उस उड़न खटोले ने महल से उड़ान भरी। मुझे खेद है महाराज, राजकुमारी जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्हें मूर्छित करना पड़ा। यह तो जरूरी था शकुरा।
वह जानते हैं कि वह मृत्यु की प्रतीक्षा में है। सोलोमन के डर डर से हमने जानबूझकर अपनी बच्ची को मौत के मुंह में धकेल दिया। देवता उसकी रक्षा करें। इधर उड़ते उड़ते महल से दूर निकल आया था जगुआर। जबरदस्त शक्ति भरी है इसके वारों में। मुकाबला टक्कर का ही प्रतीत होता है। सोए सोलोमन, तेरे जैसे दुराचारी के नाश के लिए मेरा जन्म हुआ है, और तेरे जैसे सदाचारी मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। ओह! आक्रोश बुरी तरह लड़खड़ा गया था। स्वयं को नीचे गिरने से बचाने के लिए पकड़ लिया उसने जगुआर का पंख, लेकिन मौत बनकर अभी भी सिर पर खड़ा था सोलोमन। तड़ाक! इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर तेरे कितने टुकड़े हो जाएंगे आक्रोश। हा हा हा। किंतु शरीर को एक तीव्र झटका देकर आक्रोश ने सिर्फ ऊपर आ पहुंचा, बल्कि तड़ाक! आह! अपने शरीर के टुकड़ों की सोच सोलोमन, जो मेरे हाथों होने हैं। सोलोमन के संभलने से पूर्व उस पर टूट पड़ा आक्रोश। अब तेरा कोई वार सफल नहीं होगा सोलोमन। टनॉक! संभल जा। राजकुमारी सुरभि को दिया वचन मैं पूरा करने जा रहा हूं सोलोमन। अगले पल बादलों जैसी घन गरज के साथ अपनी तलवार सोलोमन के शरीर में पेबस्त करता चला गया आक्रोश। जय पंचक गुरु। ओह! मगर इतनी आसानी से मरने वाला शैतान सोलोमन भी न था। आक्रोश, अगर मैं नहीं बचूंगा तो कोई भी नहीं बचेगा। हा हा हा। झपटा जगुआरी पूंछ पर सोलोमन और उसे उमेटता चला गया। तुम सब मारे जाओगे आक्रोश। हा हा हा। अगले पल जगुआर के मुंह ने उगली मौत। शोय! हा हा हा। आक्रोश, जानता वो क्या है? शू! वो तिलिस्मास्त्र है, जिसके धमाके से तारकन पर प्रलय मच जाएगी। तारकन का बच्चा बच्चा तड़प तड़प कर मरेगा। हा हा हा। आक्रोशी नस नस में भूकंप सा उठ खड़ा हुआ। शैतान हत्यारे! धड़ोक! ज्वालामुखी सा फट गया जैसे आक्रोश के सुर्ख चेहरे पर, और खचाक! आह! इसी पल एक जबरदस्त धमाके के साथ जगुआर भी चिथड़े चिथड़े होकर बिखर गया। धड़ाम! ओह! पंचक गुरु मदद करो! चीखने के साथ ही होश के संसार से कूच कर गया आक्रोश, और मूर्छा के स्यात संसार से गुजरते हुए उसका जिस्म बढ़ा सैकड़ों हाथ नीचे ठोस भूमि से टकराकर चिथड़े हो जाने के लिए। किंतु पंचक गुरु के उस चमत्कारी शिष्य का अंत भला इस प्रकार कैसे हो सकता था? बादलों की नरम धरती ने अपनी गोद दे दी आक्रोश को। बादलों की वह धरती आक्रोश के लिए बढ़ चली धरती की ओर। और इधर झारखंड के नागरिकों की आतंकित निगाहें जम गई थी उस अद्भुत आग्नेय स्तर पर। उफ! वह क्या है? शू! आग्नेय स्तर! ये तो इसी ओर आ रहा है। उस अजीब व गरीब स्वर ने महल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शू! महामंत्री जी, यह शोर कैसा है? पहले तो कभी इस तरह का शोर नहीं सुना। आक्रोश और सोलोमन का अभी तक कुछ पता नहीं, और अब ये एक नई मुसीबत न जानी ये कैसा शोर है। उफ! नगर के बीच में आकर गिरे उस भयानक तिलिस्मास्त्र ने भयंकर तबाही मचाई दी। धड़ाम! पलक झपकते खंडर में बदल गया नगर, और लाशों में बदल गए नागरिक। कांप उठी धरती। उफ! यह कैसा विस्फोट था महामंत्री? पहले वह विचित्र ध्वनि, और अब यह विस्फोट कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ अनर्थ अवश्य हुआ है। यहाँ आकर तो मृत्यु के संवर में फंस गए हम। इसी पल अचानक चीख पड़े संवर में या भाग लेने आए तोड़क ग्रह के सम्राट तोड़क। आह! यह मैं क्या हो रहा? हमारे पूरे बदन पर भयानक जलन हो रही है। मरकरी ग्रह के सम्राट तरकारी की हालत भी खराब होने लगी। ओह! मेरे हाथों पर ये फफोले जैसे कैसे निकल रहे हैं? नेप्यू ग्रह के महाबली टुम्बक की तो आंख चीखे न थमी। मेरे चेहरे पर फफोले पड़ रहे हैं। मैं कोड़ी हो रहा हूँ। आह! किसी में भय फैला। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं अंधा हो गया। तो कोई कापा अनिष्ट की आशंका से मेरे हाथ ये हिल क्यों नहीं रहे हैं? स्वयं सम्राट तारकोस और महामंत्री सकूरा के बदन पर भी कोड फूट आया था। कोई भयानक तिलिस्मी मार की गई है तारकन पर, जिसके असर से हम पर यह संकट आ पड़ा है, और ये मार उस विस्फोट के बाद ही हम तक पहुंची है। आह! इधर होश में आ रहा था आक्रोश। आह! होश में आती निगाहें अटकी सोलोमन के कटे सिर पर। सोलोमन का कटा हुआ सिर। अब राजकुमारी सुरभि मेरी है, किंतु मैं तो जुग्वार के विस्फोट में घायल और मूर्छित होकर भूमि की ओर गिर चला था। फिर इतनी ऊंचाई से गिरकर मैं बच कैसे गया? और मेरे सभी घाव कैसे भर गए? और सहसा उसका मस्तक पंचगुरु के सम्मान में झुक गया।
मूर्छित होने से पूर्व मैंने केवल पंचगुरु को मदद के लिए पुकारा था। पंचगुरु ने ही की है मेरी प्राण रक्षा। जय पंचगुरु। पंचगुरु का ध्यान आती है आक्रोश को याद आया तिलिस्मास्त्र। आक्रोश के मस्तक पर पड़ी सलवटें और गहरी हो गई। इस शैतान ने मृत्यु से पूर्व जिस तिलिस्मास्त्र का वार तारकन पर किया था, उससे कैसी प्रलय मची होगी तारकन पर। गिलोयान पर सवार होकर शिगरी आक्रोश वापस तारकन की ओर उड़ चला। किस अवस्था में होंगे सम्राट तारकोस, राजकुमारी सुरभि और अन्य मेहमान तथा नगर के नागरिक। नगर के ऊपर से गुजरा आक्रोश। उफ! नीचे का दृश्य देखा आक्रोश का हृदय उछलने लगा था। खंडर, लाशें, खून। तो भाई पागल सा हो गया आक्रोश। तड़पते बिलखते लोग। आह! तो यह है शैतान सोलोमन द्वारा किए गए तिलिस्मास्त्र की तबाही। उफ! मदद! आह! मदद! खून के आंसू रो पड़ा था आक्रोश। कैसे मदद दूं मैं तुम्हें? मैं क्या कर सकता हूं तुम्हें इस पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए? ये कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखा था और अब मृत्यु दुर्भाग्य बन जाएगी सम्राट क्रूरा का, जिसके आदेश पर खेला गया है ये खूनी खेल। मैं तुम्हें ये वचन दे सकता हूँ कि इस तबाह के जिम्मेदार शैतान क्रूरा को भी मैं एक भयानक मृत्यु दूंगा। शीघ्र ही सम्राट तारकोस के सम्मुख था आक्रोश। महाराज, हत्यारे सोलोमन का सिर ले आया हूँ। कहाँ है राजकुमारी सुरभि? सोलोमन? नफरत से चीखते हुए सोलोमन के सिर को आक्रोश के हाथ से लेकर अपने जूतों तले रोनने लगे सम्राट तारकोस। हत्यारे दरिंदे, तूने हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया। तेरे कारण ही हमने अपनी फूल सी बच्ची को उसके नाना सम्राट अंतरराष्ट्र के पास भेज दिया। मन की भड़ास निकालकर झुक गए आक्रोश के सामने सम्राट तारकोस। आक्रोश हमें क्षमा करना पुत्र। हम राजकुमार सुरभि के संवर की शर्त के विजेता को राजकुमार सुरभि नहीं सौंप सकेंगे। हम उसे उसके नाना के पास भेज चुके हैं। कई प्रश्न एक साथ नृत्य कर उठे आक्रोश की आंखों में। राजकुमार सुरभि को आपने उसके नाना के पास भेज दिया है, तो इसमें क्षमा कैसी? अब आप उसे यहाँ बुलवा लें। अब यह मुमकिन नहीं है पुत्र आक्रोश। मगर क्यों? क्योंकि अब वो नेतृन ग्रह का भविष्य है, जिसे हमने अपनी इच्छा से उसके नाना राष्ट्र के पास भेजा है, जहां वो उसकी बलि चढ़ाएंगे। क्या? धरती घूमती सी लगने लगी आक्रोश को। चकनाने लगा उसका मस्तिष्क। मैं नेतृन से राजकुमारी सुरभि को वापस लाऊंगा, क्योंकि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी की बलि चढ़ाना क्रूरता है, मानवता और प्रकृति के प्रति गंभीर अपराध है। तो क्या नेतृन पर राजकुमारी सुरभि की बलि दे दी गई? कौन सा प्रलयंकारी कदम उठाया आक्रोश ने? जब भड़क उठा आक्रोश का आक्रोश। हत्यारे सोलोमन की मृत्यु का कैसा प्रतिशोध लिया सम्राट क्रूरा ने? तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका अगला पार्ट है, या नाम तो लिखा है प्रलयंकारी आक्रोश, लेकिन इससे अगली जो कॉमिक्स है वो है आक्रोश और कोपराष्ट्र। तो यहाँ पे इन्होंने गलत नाम लिखा हुआ है, तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी और ये कॉमिक्स आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में, आक्रोश का फोल्डर उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट आक्रोश और कोपराष्ट्र में। आंखें नहीं है फिर भी आंख वालों से ज्यादा अच्छी तरह देख सकता हूँ मैं आक्रोश। जरा सिलने की चेष्टा हिमाकत होगी। दुआ करो यहाँ की वायु से कि तुम्हारी वस्तुओं की सरसराहट भी मुझ तक न पहुंचे, अन्यथा लाश बनकर गिरोगे तुम। उफ! ये कोपराष्ट्र तो मेरी सांस की आवाज तक सुन रहा है। सचमुच मेरी हल्की सी जुम्बिश पर भी ये मेरे चीथड़े उड़ाकर रख देगा। कौन है नेत्र योद्धा जिसकी फुर्ती के आगे आक्रोश की फुर्ती भी बेबस है, जिसने उसे एक बुत की तरह खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया है? तो दोस्तों इन सारे सवाल का जवाब है आक्रोश और कोपराष्ट्र। तो मिलते हैं कल इस कॉमिक्स में।